हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो पिछली क्लास थी हमारी, उसमें हमने कई प्रकार के जो फीता होते हैं, टेप होते हैं और जरीब, जो चैप्टर 2 है उसको हमने स्टार्ट किया था। उसके आगे से आज हम बताएंगे जो चैन सर्वे है उसमें कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। तो उन उपकरणों के बारे में देखेंगे कि किस उपकरण का क्या उपयोग है और उस उपकरण को क्यों उपयोग किया जाता है। इसमें फर्स्ट नंबर आपका है सुआ या तीर, एरो और मार्किंग पिन। जैसे नाम से ही कंफर्म हो रहा होगा, मार्किंग पिन मतलब जहाँ पर हम मार्क करते हैं वहाँ पर लगाने वाली पिन। तो देखते हैं इसको दोस्तों। चैन द्वारा जमीन पर नापी दूरी को निशान लगाने के लिए तीर सुओं का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम चैन से किसी ज़मीन को नापते हैं और जब वहाँ पर निशान लगाना होता है, नापी गई दूरी, जैसे कोई 30 मीटर दूरी नाप ली गई, अब हमें यहाँ पर कोई चिन्ह लगाना है, तो जो चिन्ह लगाया जाता है, चिन्ह लगाने के लिए उस जगह ये सुए का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सुआ ऐसे कुछ बेंड हुआ है, फिर यहाँ पर नोक दिया गया है और इसको ऐसे ज़मीन पे गाड़ दिया जाता है। तो मार्किंग के लिए सुए का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड नंबर पॉइंट इसी में है, चैन फैलाकर उसके सिरे पर एरो गाड़ दिया जाता है और चैन को आगे बढ़ा ली जाती है। जैसा कि बता रहा है कि जो चैन होती है, चैन जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे होती है, कुछ एक हैंडल बना होता है और ऐसे कई कड़ियों से मिलकर बनी होती है। तो ये कह रहा है चैन फैलाकर उसके सिरे पर एरो गाड़ दिया जाता है। जो इसका सिरा ये है, तो यहाँ पर एरो गाड़ दिया जाता है और चैन को आगे बढ़ा लिया जाए। जैसा कि हमने यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ की डिस्टेंस है, यहाँ तक हमने काउंट कर ली। अब हमारी चैन ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो ये जो सुआ है हम यहाँ पर गाड़ देंगे और इसके आगे से फिर कंटिन्यू करेंगे। आगे देखते हैं, एक चैन के साथ 10 एरो उपलब्ध कराए जाते हैं। जो एक चैन दी जाएगी आपको, चैन की विभिन्न मापें होती हैं, 30 मीटर, 40 मीटर, अन्य। तो जो एक चैन होती है उसके साथ आपको 10 सुए दिए जाते हैं। IS कोड 1842 1900 से 1961 के अनुसार सुआ 4 मोटी इस्पातीय तार का बनाया जाता है। इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर रखी जाती है। जो हमारा IS कोड है 1842 से 1961 के अनुसार, जो सुआ की मोटाई है वो 4 ली गई है और ये एक इस्पातीय तार का बनाया जाता है। इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा है, पहला नंबर इंस्ट्रूमेंट जो है तो वो सुआ है। सुआ कहाँ प्रयोग किया जाता है आपको पता चलेगा। अब इसके आगे दूसरा देखेंगे उपकरण कौन सा है जो प्रयोग किया जाता है चैन सर्वेक्षण में। आरेख दंड, रैंगिंग रॉड। रैंगिंग रॉड 2 मीटर से 3 मीटर लंबी लकड़ी या रॉड लोहे के पाइप की बनी होती है। ये कह रहा है जो रैंगिंग रॉड होती है वो 2 से 3 मीटर लंबी होती है और ये लकड़ी या लोहे के पाइप की बनी होती है। रॉड का निचला सिरा नुकीला होता है। ये कह रहा है जो रॉड होती है उसका जो निचला सिरा होता है वो नुकीला होता है। लकड़ी के रैंगिंग रॉड में नीचे नुकीला लोहे का सो लगाया जाता है, जिसे छड़ को जमीन में आसानी से गाड़ा जा सकता है। कह रहा है जो लकड़ी के रैंगिंग रॉड में नीचे, जो जैसे लकड़ी का जो रैंगिंग रॉड होता है उसमें जो नीचे होगा, जैसे आपने यहाँ सुआ में देखा है, ये नीचे नोकदार जो लकड़ी का रॉड होगा, तो उसमें ये कह रहा है कि जो लोहे का नुकीला एक लगाया जाता है, जो और वो जो होता है नोकदार होता है, नुकीला होता है, जिससे वो ज़मीन पर गड़ सके, इसलिए उसको लगाया जाता है। जैसा कि लोहे का भी प्रयोग किया जाता है, इस्पात का भी। तो जैसे इस्पात का जो होता है तो वो खुद पे इस्पात में बना ही होता है वो पहले से, और जो लकड़ी का होता है तो लकड़ी को पैन करके गाड़ा नहीं जा सकता है। तो इसीलिए उसमें जो है एक लौह धातु का नीचे नुकीला होता है, उसको लगा देते हैं, जिससे ज़मीन पे आसानी से गाड़ा जा सकता है। रैंगिंग रॉड 20 सेंटीमीटर की काली एवं सफ़ेद या पट्टी लाल एवं सफ़ेद रंग की एकांतर। जो कह रहा रैंगिंग रॉड होता है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर काली एवं सफ़ेद या लाल एवं सफ़ेद रंग की एकांतर पट्टियों का कलर कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रैंगिंग रॉड ये बना हुआ है कुछ इस प्रकार से।
तो ये जो ये लोहे का है तो यहाँ पर बना हुआ है, और मान लीजिए लकड़ी का होता तो कुछ नहीं, वही यहीं से इसी चीज़ को बता रहा था कि वो लोहे का एक होता है, उसको लगाया जाता है लकड़ी में, लकड़ी के अलग से लगाया जाता है। कलर पट्टियों के कारण इनको दूर से देखने में सुविधा होती है। अब कलर क्यों किया जाता है? क्योंकि जो जरीब सर्वे हम करते हैं तो इनको दूर से देखने में सुविधा रहती है। अगर कलर रहता है तो दूर से भी हम इनको देख सकते हैं आसानी से। इन रॉड का प्रयोग दो बिंदुओं के बीच रैंगिंग या सीध बांधने के लिए किया जाता है। जिन रॉडों का प्रयोग है वो दो बिंदुओं के बीच रैंगिंग या सीध बांधने के लिए भी किया जाता है। तो जैसा कि दो उपकरण हमने देख लिए, अगला उपकरण देखते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो हमारा वीडियो रोक रोक कर ये जो हम फेयर से पढ़ा रहे हैं तो आप इसको चाहें तो बहुत ही अच्छे से आप इसको अपनी फेयर कॉपी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज लिखवाई गई है। खसका दंड ऑफसेट रॉड, यह रॉड रैंगिंग रॉड के समान ही होती है, लेकिन इसकी लंबाई 2 मीटर होती है तथा ऊपरी किनारे पर एक खांचा बना होता है। ये कहने का मतलब इसके ये है कि जो ये ऑफसेट रॉड होता है वो रैंगिंग रॉड के समान ही होता है, लेकिन इसकी लंबाई 2 मीटर होती है और उसकी 2 से 3 मीटर थी, और तथा ऊपरी किनारे पर एक खांचा बना होता है। इसकी सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये जो ऊपरी किनारा है इसमें एक खांचा बना होता है। अब खांचा क्यों बना होता है इसको भी आगे देखेंगे। चैन के किसी झाड़ी या अन्य किसी बाधा में अटक जाने पर इस रॉड से चैन को निकाला जा सकता है। कह रहा है कि जैसे हम चैन सर्वेक्षण कर रहे हैं, अब ये तो है नहीं कि जहाँ जिस एरिया में कर रहे हैं वो बिल्कुल समतल हो या वहाँ साफ़ सफाई हो। जाहिर सी बात है झाड़ी होंगी, छोटे छोटे पेड़ पौधे होंगे, पत्थर होंगी, इन सब आदि होंगे। अब जब वहाँ पर हम चैन सर्वे करेंगे तो मान लीजिए हमारी चैन कहीं पर फंस गई या अटक गई, तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर एक खांचा लगाया जाता है। तो इस खांचे का उपयोग वही है, इसीलिए किया जाता है। इस रॉड से सर्वे लाइन के ऑफसेट तथा दूरी नापी जा सकती है, इसीलिए रॉड को ऑफसेट रॉड कहते हैं। ये कह रहा ये जो रॉड है सर्वे लाइन के ऑफसेट तथा दूरी नापी जा सकती है। जो इस रॉड से सर्वे लाइन के ऑफसेट तथा उसकी दूरी भी नापी जा सकती है, इसीलिए रॉड को ऑफसेट रॉड कहते हैं। अब दोस्तों अगला जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें उपयोग किया जाने वाला, जैसे इसका नाम है साहाउल प्लम्बॉब। जैसा कि आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा और देखा भी होगा। जो प्लम्बॉब होता है, प्लम्बॉब रैंगिंग रॉड की वर्टिकल की जांच में प्रयोग किया जाता है। जो रैंगिंग रॉड आपको हमने अभी ऊपर दिखाया है, तो ये जो साहाउल होता है वो उसकी वर्टिकल की जांच करता है। जब उसको हम गाड़ देंगे तो वो उसको बताएगा कि वर्टिकल मतलब एक वर्टिकल गड़ा है कि नहीं। चैन सर्वे में इसका प्रयोग बहुत कम होता है। जो चैन सर्वे है इसमें इसका प्रयोग बहुत कम होता है। ज़्यादातर इसका प्रयोग प्लेन टेबल, कंपास और थियोडोलाइट सर्वेइंग में किया जाता है। जो ज़्यादातर इसका साहाउल का प्रयोग है वो हमारा प्लेन टेबल सर्वे, कंपास और थियोडोलाइट सर्वे जब हम करेंगे तो उसमें ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा, जब आप कहीं घर की चिनाई की जाती है तो जो राजमिस्त्री होता है वो साहुल का उपयोग करता है। वो साहुल का उपयोग क्यों करता है? साहुल का उपयोग वो इसलिए करता है कि जो वो दीवार की चिनाई कर रहा है वो एकदम वर्टिकल रहे। अगर साहुल का उपयोग नहीं करेगा तो दोस्तों हो सकता है कि उसकी दीवार लूज हो जाए या आगे पीछे ईंटें हो जाएं, तो इससे दीवार गिर सकती है। तो इसीलिए जो है वो साहाउल का उपयोग करता है और साहाउल की सहायता से जो दीवार है हमारी पूरी वर्टिकल जाती है। तो जो साहाउल का उपयोग है इसमें, तो ये यही है कि जो रैंगिंग रॉड है उसको जब गाड़ देते हैं तो उसके वर्टिकल की भी जांच करते हैं कि ये वर्टिकल है कि नहीं। अगला इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, इसी में अगला पॉइंट है दोस्तों, मैसोनरी वर्क में इसे दीवार की ऊर्ध्वाधरता जांचने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, जो मैसोनरी चिनाई कार्य है उसमें दीवार की ऊर्ध्वाधरता जांचने के लिए भी किया जाता है। इसको किसी इस प्रकार से कुछ होता है साहाउल, आप सब लोगों ने देखा होगा शायद।
अगर नहीं देखा है तो बहुत जल्द ही, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो बहुत जल्द ही देखेंगे। इसके बाद एक अलग जो उपकरण है उसको देखेंगे, खुला गुनिया यंत्र, ओपन क्रॉस स्टॉक। तो दोस्तों ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। चैन सर्वेइंग में सर्वे लाइन के विभिन्न बिंदुओं पर खसके लेने के लिए समकोण डालने की आवश्यकता पड़ती है। जो चैन सर्वे होता है उसमें जो सर्वे लाइन के विभिन्न बिंदुओं पर, जो सर्वे लाइन होती है उसके एक बिंदु तो होगा नहीं, उसमें विभिन्न बिंदुओं पर खसके लेने के लिए समकोण डालने की आवश्यकता पड़ती है। जब खसके लेते हैं तो उसको समकोण डालना पड़ता है, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समकोण की परिशुद्धता के लिए गुनिया यंत्र प्रयोग किया जाता है। इसे निम्न क्रियाएं की जाती हैं। समकोण मतलब कि जो हमारा है वो, अब पॉइंट अलग होंगे, तो जो समकोण बिल्कुल समकोण में आए तो उसके लिए इस गुनिया का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपको बता दूं, गुनिया कुछ इस प्रकार से होती है, जैसा कि आपका होता है मिनी ड्राफ्टर, उसी प्रकार से गुनिया होती है। तो समकोण के लिए, जो समकोण में जो हमारी सर्वे लाइन है वो एकदम समकोण में पड़े, तो इसके लिए खुला गुनिया यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो क्रियाएं हैं देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर है, किसी ज्ञात बिंदु से सर्वे लाइन पर पड़ने वाले लंब के फुट की स्थिति ज्ञात करने के लिए। कह रहा किसी ज्ञात बिंदु से, जब कोई ज्ञात बिंदु होता है उससे सर्वे लाइन पर पड़ने वाले लंब के पाद या फुट की स्थिति ज्ञात करने के लिए। सेकेंड नंबर पॉइंट है, सर्वे लाइन के किसी बिंदु से समकोण खींचने के लिए। कह रहा जो सर्वे लाइन है और सर्वे लाइन के किसी पॉइंट, सर्वे लाइन पर कई पॉइंट होंगे और उस पॉइंट से समकोण खींचने के लिए भी प्रयोग किया जाता है इसका। यह उपकरण 3 प्रकार का होता है। जो ये उपकरण है वो 3 प्रकार का होता है। सिंपल क्रॉस स्टॉप, फ्रेंच क्रॉस स्टॉप, एडजस्टेबल क्रॉस स्टॉप। तो जैसा कि आप में ओपन क्रॉस स्टॉप है तो सिर्फ ओपन क्रॉस स्टॉप के बारे में आपको जानना है, और इसके 3 प्रकार होते हैं, इसको आप जान लीजिए। सिंपल क्रॉस स्टॉप, फ्रेंच क्रॉस स्टॉप, एडजस्टेबल क्रॉस स्टॉप। अब इसके बाद अगला जो उपकरण आता है दोस्तों वो है प्रकाशीय गुनिया, ऑप्टिकल स्क्वायर। अब इसको देखते हैं ये क्या है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं। और अगर दोस्तों आप चाहते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से अपनी नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ आपको मिल रहा है। क्रॉस स्टॉप से डाले गए लंब की परिशुद्धता अच्छी नहीं होती है। ऊपर हमने क्रॉस स्टॉप के बारे में जाना था, ओपन क्रॉस स्टॉप। तो ये प्रकाशीय गुनिया ऑप्टिकल स्क्वायर कह रहा है क्रॉस स्टॉप से डाले गए लंब की परिशुद्धता अच्छी नहीं होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट देखेंगे, लंब डालने में परिशुद्धता के लिए ऑप्टिकल स्क्वायर अधिक उपयुक्त रहता है। ये कह रहा है कि जो हमने ऊपर देखा है उसके द्वारा डाली गई लंब की परिशुद्धता अच्छी नहीं होती है, और लंब डालने में परिशुद्धता के लिए ऑप्टिकल स्क्वायर अधिक उपयुक्त रहता है। जो ये ऑप्टिकल स्क्वायर है ये बहुत ही उपयुक्त रहता है। अगला पॉइंट है इसी में, यदि उपकरण प्रकाश किरणों के दर्पण से टकरा कर परिवर्तित होने के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह उपकरण जो है वो प्रकाश के दर्पण से टकरा कर परिवर्तित होने, मतलब प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है उस पर कार्य करता है। अगला देखते हैं इसका। ऑप्टिकल स्क्वायर 3 प्रकार के होते हैं। सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर, इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर, प्रिज्म ऑप्टिकल स्क्वायर। तो दोस्तों इसके भी 3 प्रकार होते हैं। जैसा कि फर्स्ट में है सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर, इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर, प्रिज्म ऑप्टिकल स्क्वायर। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है आप अवश्य बताइए। इससे हमको अपने जो वो है उसको सुधार करने का मौका मिलेगा। और दोस्तों इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा, और हम आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।